कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। चलिए आपको कुछ जानकारी दिलवा देते हैं कृषि समाचार के द्वारा। नमस्कार। दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। NDDB ने राज्य में रोज 2 लाख लीटर दूध बेचने का लक्ष्य रखा। देश में गायों की संख्या बढ़ी लेकिन दूसरे पशुओं की संख्या में गिरावट। मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं HQPM1। अब समाचार विस्तार से। NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 5 साल में झारखंड में रोजाना 2 लाख लीटर दूध बाजार में बेचने का लक्ष्य रखा है। बोर्ड ने 15 जिलों के लिए योजना तैयार की है। राज्य में प्रतिदिन 6 लाख लीटर दूध की जरूरत है। अभी राज्य में सुधा डेयरी और स्थानीय पशुपालकों से यह जरूरत पूरी हो रही है। अभी NDDB राज्य के 3 प्लांटों पर ही काम शुरू कर पाया है, जिसमें रांची, कोडरमा और देवघर शामिल है। भारत में गायों की संख्या में 6.52% की वृद्धि दर्ज की गई है। 16वें पशु जनगणना के अनुसार देश में गायों की संख्या लगभग 122.9 मिलियन आंकी गई है। दुधारू पशुओं की संख्या में 6.75% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि गाय और भैंसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बकरी, सूकर, खच्चर, ऊंट और भेड़ की संख्या में 3.33% की गिरावट आई है। सब्जी फसलों की पत्तियां अगर ऊपर से नीचे की ओर मुरझाने लगे तो समझे उसमें जीवाणु झुलसा रोग लग गया है। किसान अपनी फसल को इस रोग से बचाने के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन या आरियोफंजिम दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। झारखंड में कई लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती की जाती है। जो किसान अभी लत्तर वाली सब्जी फसल लगाए हुए हैं, वो अपनी फसलों में जीवाणुओं से फैलने वाली बीमारी जीवाणु मुरझा रोग से सतर्क रहें। इस रोग से उपचार के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण। इस तरह के लक्षण आपको नेनुआ, झिंगी, तोरई, खीरा, कद्दू, लौकी आदि फसलों में दिखाई पड़ता है। इस तरह के लक्षण यदि आपके खेत में दिखाई पड़े तो आप ब्लाइटक्स 50 या मैंकोजेब या रीडोमिल का छिड़काव करके अपनी बीमारियों यानी अपने पौध को बीमारियों से बचा सकते हैं। जो किसान रबी मौसम में मक्का फसल लगाना चाहते हैं, उन्हें इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए जिन उन्नत प्रभेदों का चयन करना ज़्यादा फायदेमंद होगा, उस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की परामर्श है। किसान भाइयों, रबी मक्का की बुआई के लिए जो उन्नत प्रभेद हैं HQPM1, स्वान कंपोजिट 1, बिरसा मक्का 1 और बिरसा मक्का 2 का 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से डालें तथा खेत में बुआई के समय 130 किलोग्राम यूरिया, 168 किलोग्राम DAP और 68 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा बुआई के 30 दिन के बाद 65 किलो यूरिया और धान बाल के समय 30 किलो यूरिया डालें। बीज को बुआई से पूर्व उपचारित कर लें, जिससे कि जितने भी फफूंदजनक रोग हैं वो नहीं लगेंगे। भुट्टे से मक्के का दाना छुड़ाना एक श्रम साध्य कार्य है। किसान भाई इसी काम को आसानी से संपन्न करने के लिए ट्यूबलर हैंडमेड शेलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आइए मिलते हैं कामयाब किसान वासुदेव महतो से, जो धनबाद जिला के बलियापुर के रहने वाले हैं। मैं किसान हूँ। साग सब्जी, धान, गेहूँ सभी का खेती करते हैं। दलहन, तेलहन और मसाला के भी थोड़ा बहुत खेती करते हैं। और हम लोग, हमारे 4 बच्चे हैं, जो कि 3 लड़की थे और 1 लड़का। तीनों लड़की का तो शादी दे चुके हैं और लड़का अभी
ITI करके अभी कॉलेज इंटर कर रहा है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2500 रुपए, चावल मध्यम 2600 रुपए से 2800 रुपए, चावल उत्तम 3800 रुपए से 4200 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3400 रुपए से 3500 रुपए, दाल अरहर 6900 रुपए से 7100 रुपए, दाल मसूर 5900 रुपए से 6200 रुपए, दाल चना 3900 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9200 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1700 रुपए से 1800 रुपए और प्याज 1300 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां मिली आपको, मौसम के मिजाज से अवगत हुए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। लेकिन वक्त हो चला है किसान भाइयों एक छोटे से विराम का, तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ, अब जानकारी का सिलसिला शुरू हो चुका है ना। बिल्कुल। तो आज क्या जानकारी दे रहे हैं हमारे किसान भाई बहनों को? किसान भाइयों को आज हम जानकारी देने जा रहे हैं कि झारखंड के परिवेश में कृषि प्रौद्योगिक सूचना केंद्र का क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है। इसको हम लोग एटिक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका क्या महत्व है, इस विषय को लेकर के, इस विषय के महत्व को, इससे क्या किसान भाइयों को फ़ायदा हो सकता है, किस तरह से वो फ़ायदा ले सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी हम किसान भाइयों को देने जा रहे हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल, है। बहुत ही तो महत्वपूर्ण आइए जानकारी दिलवाते हैं आपको हमारे विशेषज्ञ के द्वारा। डॉक्टर बीके झा जी आपके साथ हैं, आइए जानकारी। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास है, जिस पे हमारी कृषि प्रणाली टिकी हुई है। जी हाँ, आज का विषय हम लेके आए हैं कि झारखंड के परिवेश में संसाधन संरक्षण द्वारा सब्जियों की उत्पादन किस प्रकार की जाती है। और बिल्कुल ये खास विषय है जिस पे आप हमेशा अमल करते हैं और इसके बारे में विस्तृत रूप से अब आज कुछ जानकारियाँ जो आपको मिलेगी वो देने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर बीके झा। डॉक्टर साहब, जैसे कि विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे कृषि भाई इसी पे डिपेंड करते हैं और इसी के साथ कृषि कार्य को प्रारंभ करते हैं, तो बिल्कुल जानना चाहेंगे कि ये हमारे झारखंड के परिवेश में जो संसाधन संरक्षण है वो किस तरह से करें, किन किन साधनों को वो बढ़ावा दें और किस प्रकार से ध्यान दे के आगे और भी इसमें तब्दीली ला सकते हैं।
इसमें खास करके जैसे कि हम अगर भूमि की उपजाऊ क्षमता की बात करें तो निश्चित तौर पे हमारे कौन कौन से ऐसे प्रयास हैं जिससे कि हमारे भूमि की संरक्षण अच्छी हो, हमारा जल का संरक्षण अच्छा हो, हमारा जैसे आप जानते हैं कि हमारे खेत मजदूरी में हमारा लेबर जो है वो मजदूरी अधिक लगती है, और साथ में हम इस तरह से कैसे हमारी उत्पादन की को कैसे हम वृद्धि कर सकते हैं। तो इस पर आज खास करके जैसे हम सब्जियों की बात कर रहे हैं तो सब्जियों में खास करके जैसे अगर आप जैसे देख रहे हैं कि आपके जो हमारे जैसे पानी का संरक्षण करना होता हो तो निश्चित तौर पे किसान भाइयों जैसे आप तक ये जानकारी जा चुकी है कि अगर हम टपकन विधि से करें तो हमारा जल का संचयन होता है। साथ में अगर हम मेड़ों को अपनी ऊंची करें तो उससे हमारा जल का संरक्षण, बरसाती जो पानी आती है वो हमारे और हमारी जो मृदा भी एक हमारी प्लॉट से दूसरे प्लॉट में नहीं जाती है। तो इसके लिए जैसे खास करके जैसे कि अभी जो नए अनुसंधान हो रहे हैं तो खास करके मैं दोनों चर्चा करूंगा कि किसान भाइयों जिनके पास टपक विधि है और जिनके पास टपक विधि नहीं है। किसान भाइयों जैसे अगर आपके पास टपकन विधि है तो संसाधन में जैसे कि आपको ज़मीन की तैयारी जो है आप हर फसल के लिए करते हैं, तो उसमें जैसे कि अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं और ख़ास करके जैसे हमारी रबी का समय होता है जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, तो इसमें आपकी मिट्टी जो नमी रहती है तो आपकी बहुत अच्छी जो नमी तैयार हो जाती है। तो इसमें आप खेतों की अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, गोबर की खाद वगैरह आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह बढ़िया से मिला करके, और उसमें अगर आप मल्च डाल देते हैं और आपके पास टपकन विधि सिंचाई है तो उसमें आपके जो पानी और खाद दोनों आप जो अपने टपकन विधि से दे देते हैं पानी के माध्यम से, तो इस तरह से आपका इसमें क्या होता है कि एक बार आपने खेत की तैयारी किया तो ये हाँ आपकी जो अभी जैसे कि आपने रबी का मौसम में फसलें ले ली, जैसे भी फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, बैगन है, तो उसके बाद जैसे कि आपकी फिर जब गर्मा फसल आती है तो इसमें से पौधे को सिर्फ आपको निकालना होता है और इसी के जो क्षेत्र जहाँ पे प्लांटेशन जो हम करते हैं तो उसमें से आपको फिर पौधे को निकालना है एक फसल को और दूसरे पौधों को लगाना है। इस तरीके से एक बार फसल की तैयारी करके फिर आपका जो ये जो फसलें होती हैं मतलब एक बार खेत तैयार करके आप 3 बार तक इसमें फसलें ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो हमारी मल्च रहती है, प्लास्टिक मल्च जो होती है जो 2 तरह की होती है, सफ़ेद आपकी चमकीली रहती है, नीचे काली रहती है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि हमारी नमी भी जो है 2% जो है वो अधिक पाई जाती है। तापमान भी इसमें है 1 से 1.5-2 डिग्री अधिक पाया जाता है जो हमारे फसलों के अधिक उत्पादन के लिए अच्छा होता है। और हमारी चूँकि इसमें मजदूरी में कम लगती है, चूँकि इसमें खरपतवार कम आते हैं, जो चूँकि सप्रेशन का काम करती है, तो इस तरीके से आप एक बार खेती तैयार करके 3 फसलें ले सकते हैं एक वर्ष में। इससे क्या है कि आपको पूंजी जो आवश्यकता पड़ती है खेत तैयारी करने में वो आपको नहीं पड़ेगी, मजदूरी में खरपतवार निकालने का नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ जो होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, ये मल्च के इस्तेमाल से उसमें अधिक पाई गई है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी सब्जियों की फसल की उत्पादन अधिक होगी। अब वैसे किसान जो कि मल्च जिनके पास टपकन विधि ना हो तो उसमें भी बहुत ये है सरल उपाय होता है कि जैसे आपने अगर अपने जैसे कि आप रबी में अपने फसल को लगाया या बरसात में फसल लगाया तो उसमें क्या होता है बहुत से ऐसे पुआल होते हैं या खरपतवार होते हैं जो आप अपने खेतों से निकालते हैं तो उसको उसके जड़ के आसपास आप डाल दें। या जैसे कि आप किसान भाई झारखंड परिवेश में देखते हैं कि बहुत से तेंदुए के पत्ते होते हैं या बहुत से लीफ फॉल होते हैं जो आपके पलाश के हैं, तो उनको आप इकट्ठा करके जलाएं नहीं, उनको आप अपने खेतों में आप अपने जहाँ आपकी ये पौधे का आप प्रत्यारोपण करते हैं तो उसके चारों तरफ आपको डाल दें, या फिर धान की पुआल है या कोई भी ऐसे जैसे ढैंचा है या जैसे टेफ्रोशिया है, तो इनके पौधे को आप बंड पे लगाएं और उसको कटिंग करके ले लें और अपने खेतों में आप उसके जड़ के आसपास उसको टोटली गोलाकार आकार में डाल दें। इससे क्या होता है कि नमी भी सुरक्षित रहती है जड़ के लिए, और साथ में क्या होता है कि आपके वो करीब 1 से 2 महीने में वो गल जाते हैं, तो इससे आपके अगले फसल के लिए भी उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक कार्बन और साथ में एनपीके कंटेंट जो है उससे वो बढ़ता है। डॉक्टर साहब, आपने दोनों विधियां बताई, दोनों विधियों से हमारे किसान में बहुत हद तक जानकार है, और हम ये जानना चाहेंगे कि टपकन विधि और मल्च जो है इसमें आप सब्जियों की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो कुछ सब्जियां के नाम अभी हम लोगों ने बताए, पर कुछ सब्जियां लत्तेदार भी होते हैं, तो उनके बारे में क्या राय है सर आपके? बिल्कुल, जैसे लत्तेदार सब्जियों में जैसे कि आपकी कद्दू है, नेनुआ है, झींगा है, करेला है, तो इनको भी क्या होता है जब हम चूँकि इसमें दूरियाँ ज़्यादा लगाते हैं, 1 मीटर 1.5 मीटर पे लगाते हैं, और तो उसमें क्या होता है कि आपका ये जो प्लास्टिक मल्च है तो आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में आप
जो जैसे कि मैंने बताया कि बकिए पोर्शन में आप इसको अगर आपके पास टपकन विधि नहीं होता है तो आप इसमें जैसे मैंने कहा जो भी आपके बायोमास आते हैं या खरपतवार से आ रहे हो या फिर आपके अदर फसलों की आ रहे हैं या फिर आप अगर ढैंचा लगा करके उसके पत्ते उसको टहनियों काट रहे हैं या टेफ्रोशिया काट के डाल रहे हैं तो ये उसके चारों तरफ आप डाल दें तो जिससे क्या होता है कि आपकी वो नमी भी सुरक्षित रहती है और आपका इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी फसलों का जैसे लत्तेदार सब्जियां हों या दूसरी तिलहनिया सब्जी हो या कोई भी सब्जियां हो गोभी वर्गीय सब्जियां हो तो सभी के लिए इसमें होता है। और खास करके मैं किसान भाइयों आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे अभी समय आ रहा है फूलगोभी का, तो फूलगोभी में जैसे कि आप जो खास करके जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो आप रिज नुमा बनाते हैं जिसमें कि एक मेड़नुमा बनाते हैं और मेड़ के ऊपर आप उसको डालते हैं फूलगोभी के पौधे को आप प्रत्यारोपण करते हैं। तो किसान ये अनुसंधान से पाया गया है कि अगर आप मल्च का इस्तेमाल करते हैं और मल्च में फ्लैट बेड में भी आप इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आपका रबी का समय होता है उसमें जल जमाव की उतनी समस्या नहीं रहती है, तो उसमें अगर आप ज़मीन में रीज एंड फरो ना बनाएं, है ना, मेड़नुमा आप खेतों में ना बनाएं और लेकिन अगर आप मल्च का इस्तेमाल कर लेते हैं और मल्च में जैसे मैंने कहा खेती तैयार करने के बाद आपने मल्च से उसको कवर कर दिया, जैसे हम निश्चित तौर पे इसको 60 गुने 45 सेंटीमीटर पर लगाते हैं तो आप एक रो में 60 सेंटीमीटर जैसे एक 1.25 मीटर की इसकी मल्च की आती है इसकी चौड़ाई, तो उसको आप आधा काट लें और 60 सेंटीमीटर का जो आपका मेड़ है वो इवन फ्लैट बेड है उस पर आप डाल दें और उस पर आप फूलगोभी के पौधों को लगा दें। तो ये अनुसंधान से यह पाया गया है कि अगर आप फ्लैट बेड बनाते हैं मतलब ज़मीन में कोई रीजन फरो नहीं बनाते हैं और फ्लैट बेड में ही अगर आप मल्च डाल देते हैं उस पर जो पौधे को प्रत्यारोपण करते हैं तो उसकी उपज और जो आप सीडनुमा जो आप रीजन फरो बनाते हैं जिसमें कि आपका लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगता है रीजन फरो बनाने में, तो दोनों की उपज लगभग बराबर हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि मल्च का इस्तेमाल अगर आप फ्लैट बेड में करते हैं तो इसकी उपज जो है आपको रीजन फरो के बराबर मिल जाती है। अगर आप रीजन फरो में मल्च डालते हैं तो उसकी उत्पादन और अधिक हो जाती है, जो हमारे कम से कम जैसे 30 से 40 टन का हमारा उपज प्राप्त हो जाता है, औसतन ऐसे 15 से 20 टन प्राप्त होता है। तो मल्च के इस्तेमाल से आपकी उपज भी बढ़ जाती है, पानी की आवश्यकता भी कम पड़ती है और इसमें क्या है कि आपकी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है और साथ में माइक्रोबियल ग्रोथ भी उसमें ज़्यादा होती है। इसलिए किसान भाई अगर हम जो हमारी खेती के लिए जो हमारे संरक्षण संसाधन है उनका अगर हम संरक्षण करें तो ये हम टिकाऊ कृषि की तरफ आगे बढ़ेंगे। किसान भाइयों, बिल्कुल आपकी कृषि प्रणाली से जुड़ी हुई बातों को हमने किया और जिससे आप शुरुआत करते हैं संसाधन का संरक्षण, तो डॉक्टर साहब के बताए हुए नियमों का तो पालन आप करेंगे और नई नई कुछ पद्धतियाँ भी आती रहती है उसको भी अपनाएं। और आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात नई विषय के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जोहार। सचमुच झुमकी बहन ये जानकारी तो काफ़ी अच्छी थी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक संदेश के द्वारा कुछ जानकारी मुझे और देनी है अपने किसान भाई बहनों को, आपका इजाज़त है? बिल्कुल। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। ये संदेश भी आपने देख लिया, लेकिन अब इंतजार है, जी हाँ आपको भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है बुधना का, है ना? अरे हाँ, बुधना तो अभी तक तो आया ही नहीं है। अभी देखिए ना, हाजिर हो जाएगा। हाँ जी, अब देखिए आ गया। अरे बाबा, ऐसे बुधना? हाँ, दौड़ते दौड़ते जून आ रहे कि थक गए। दिख के तो आप थक गए, हम लोग को डरा दिए। चलिए, ये का कंधा पर एक बार का लिया है? इसको गमछा जून बोलते हैं। अच्छा, तो कुर्ता जिसका दिख रहा है। लगता है कि पूरा एकदम। हाँ, आप ही लोग से मिलने जून आते हैं तो उस दिन नहा धोवा लेते हैं। रास्ते में कुआं पड़ता है ना। अच्छा चलिए, जानकारी कुछ चाहिए थी आपको? हाँ, झारखंड के परिवेश में और संरक्षण में सब्जियों की खेती के बारे में बता देते ना। संरक्षण में आप अच्छा है, आप शुद्ध सीख रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जानना चाहता है बुधना, वो जानकारी हमारे किसान भाइयों को भी चाहिए। बिल्कुल, कि भाई यहाँ संसाधनों का संरक्षण करके कैसे हम अपनी खेती बाड़ी को मजबूत कर सकते हैं। इस विषय बहुत ही अच्छा विषय लिया है, सवाल किया है और बहुत ही ये ज़रूरी भी है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो फटाफट जानकारी आप दिलवा दीजिए। बिल्कुल,
जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर बीके झा जी। तो आइए फटाफट जानकारी ले लेते हैं इसमें। आज हम लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं, जहाँ कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र में है, जहाँ के डॉक्टर हैं डॉक्टर बीके झा। सबसे पहले हमारे किसान भाई को और आम लोगों को बताएं कि इस विभाग से क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला है शिक्षण, दूसरा है शोध, तीसरा है प्रसार और चौथा हम लोग बीज उत्पादन का कार्य करते हैं। जहाँ तक प्रसार का संबंध है तो इसका उद्देश्य है कि यहाँ से जो तकनीकी सृजित होती है उसको किसानों तक पहुँचाई जाए। इस क्रम में ऐसा महसूस किया गया कि किसानों को अनेक परेशानियाँ होती है और इस परेशानियों को दूर करने के लिए एक ऐसा अभिनव प्रयास किया गया जो कि एटिक के रूप में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के रूप में सामने आया। यह एकल प्रणाली व्यवस्था है जिसमें विश्वविद्यालय से मिलने वाली सारी सुविधाएं और सेवाएं किसानों को एक ही जगह उपलब्ध हो जाती है। 3 जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं हमारी, जो पहला सूचना सेवा। कृषि कार्य को करने में किसान भाइयों को तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका हमारा जो पहला कार्य है वह है सूचना सेवा। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पहला है प्रकाशन से संबंधित। तो आप देखेंगे कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कुछ नियमित प्रकाशन किए जाते हैं, जैसे बिरसा किसान डायरी, पठारी कृषि। उसके अलावा अन्य प्रकाशन है कि जो हमारे जो कॉलेजेस हैं, जो विषय वस्तु की पढ़ाई होती है उससे संबंधित, जैसे कृषि, पशु चिकित्सा, पशुपालन, वानिकी और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित किसानों उपयोगी सूचनाओं का प्रसार साहित्य का सृजन होता है, यहाँ से उसकी बिक्री होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सूचना सेवा के अंतर्गत है वह है हमारा बिरसा हरियाली रेडियो स्टेशन। जो यह एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और इसकी परिधि 10 किलोमीटर के करीब है। इसका प्रसारण जो होता है वो 1 से 2 बजे के बीच में और 4 से 6 बजे के बीच में। इस रेडियो स्टेशन से हम किसानों उपयोगी सूचनाएं, महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम आदि प्रसारित किए जाते हैं, जिससे किसान हमारे उसको किसानी के साथ साथ अन्य जो सामाजिक आर्थिक गतिविधियां हैं उससे संबंध में उनको लाभ मिल सके। और एक जैसे जहां पे हम लोग खड़े हैं ये संग्रहालय है, तो कोई भी व्यक्ति या किसान या अधिकारी आते हैं तो उनको बिरसा कृषि विश्वविद्यालय घूमने में काफ़ी वक्त लगता है। तो उनके पास यदि समय का अभाव है तो एक ही जगह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की पूरी झलक उनको मिल जाती है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कैसे बना, कब बना और इसके क्या क्या अंग हैं, किस प्रकार के कार्य होती हैं, कौन सी तकनीकी सृजित की गई है, तो इससे संबंधित जानकारी उनको मिल जाती है। इसके अलावा सूचना से संबंधित, सेवा से संबंधित जो हमारा है एक छोटा सा प्रेस है, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें हम जो लो कॉस्ट जो प्रसार साहित्य है उसकी छपाई करते हैं और किसानों के बीच में वितरित करते हैं। अन्य सेवाएं जिसके बारे में हमारे किसान भाई उत्सुक होंगे वह है तकनीकी सेवा, जो जांच से संबंधित सेवा, जैसे आपका मिट्टी जांच हो गया, जल जांच हो गया, पशु स्वास्थ्य परीक्षण हो गया, गोबर मलमूत्र जांच हो गया और फिर आपका क्या कहते हैं पौधा रोग जांच हो गया। तो इससे संबंधित जांच की सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध है। सुविधा का मतलब जांच यहाँ कराई जाती है या उनको बताया जाता है कि यहाँ से जांच फलाने जगह कराइए, सूचना दी जाती है, कैसा सुविधा? इसका उद्देश्य ये है कि जैसे कि मैंने पूर्व में कहा आपको कि एकल खिड़की व्यवस्था है, मतलब किसानों की को सारी सुविधाएं और सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध हो। तो यहाँ पे किसान भाई यदि अपनी मिट्टी लाते हैं या पौधा से रोगग्रस्त बीमारी का नमूना लाते हैं तो उसकी जांच हम विशेषज्ञों को भेज के करवाते हैं और उसका रिपोर्ट जो है, उसका जवाब जो है किसानों को उपलब्ध हो। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि वो प्रौद्योगिकी उत्पाद या तकनीकी उत्पाद है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनेक प्रकार के बीज, पौधरोपण सामग्री, कलम, ग्राफ्ट, गुटी से संबंधित जो हमारे पौधरोपण सामग्री है उसकी भी सप्लाई हम लोग किसानों को करते हैं। फिर जैसे छोटे कृषि यंत्र जो कि किसानों के खेत में जाते हैं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जिसका निर्माण होता है उसकी भी आपूर्ति यहाँ से होती है। जीवाणु खाद जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, इससे संबंधित जो हमारे जीवाणु खाद हैं, केंचुआ खाद हो गया, एजोला हो गया, इससे संबंधित उत्पाद भी किसानों को उपलब्ध होते हैं। उसके अलावा जो कुछ हमारा उत्पाद है, गृह विज्ञान आधारित उत्पाद या मशरूम से संबंधित उत्पाद, ये उत्पाद भी कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के माध्यम से किसानों को उपलब्ध होते हैं। एक आपका कॉल सेंटर का नाम हमने सुना था कि यहाँ कॉल सेंटर भी उपलब्ध है टिक में, तो ये क्या है कॉल सेंटर?
ये देखिए, जैसे अभी जो किसान कॉल सेंटर है उसकी तो बहुत बृहत स्वरूप है किसान कॉल सेंटर का, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को उसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र में भी हमारा एक कॉल सेंटर है जिसका नंबर है 2450-955 2450-955। तो ये हमारा कॉल सेंटर है और इस पे कॉल करके किसान भाई अपने जो कृषि से संबंधित जिज्ञासा है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये 24 घंटा चलता है या कि कुछ टाइम है, इसका समय है? इसमें जो ये किसान कॉल सेंटर के उस रूप में नहीं है, ये जो ऑफिस की कार्यालय अवधि जो होती है हमारी, उस अवधि में ये किसान कॉल सेंटर हमारा कार्य करता है। सारी जानकारी मिल सकती है? सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ मैं एक बात और जोड़ देना चाहूँगा, चूंकि मोबाइल का ज़माना है तो मोबाइल का हम लोगों ने गाइडेड SMS सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जो सॉफ्टवेयर हमारे कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र में उपलब्ध है। और वो गाइडेड SMS है, किसान भाइयों को केवल बटन दबाना होता है और उनकी जो जिज्ञासाएं होती हैं उसका उत्तर उनको SMS के रूप में चला जाता है। बटन दबाना है, इसका मतलब क्या हुआ? कैसे बटन कहाँ दबाना, क्या करना है? वो आप के मोबाइल में जब वो सॉफ्टवेयर चला जाएगा, सॉफ्टवेयर डालना, हाँ सॉफ्टवेयर डालना होगा, तो सॉफ्टवेयर जब आप ऑन करेंगे तो सिर्फ आपको एक आगे का बटन दबाना होगा और लास्ट में मैसेज को भेजना होगा, प्रेषित करना होगा और 10 से 15 सेकेंड में उस प्रश्न का उत्तर आपके पास आ जाएगा। किसान भाइयों, अभी आपने डॉक्टर साहब से कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के बारे में अच्छी जानकारियाँ हासिल की और मुझे उम्मीद है कि इनके बताए हुए जानकारी को अगर इस्तेमाल करते हैं और अगर खुद आकर के यहाँ एटिक में घूम करके जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप अच्छी जानकारियाँ दी हमारे किसान भाई को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब उतना मिल गया ना जानकारी परिवेश के बारे में, दोनों चीज के बारे में। चलिए, अच्छा है। एक जानकारी आपको और देनी है, इसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहेंगे। हवा का रुख उत्तर से पश्चिम की ओर होगा जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जिन किसानों के पास 3 से 4 सिंचाई की सुविधा हो वो आलू और हरे मटर की खेती करें। 2 से 3 सिंचाई की सुविधा हो तो सरसों, तोरिया, असिंचित गेहूं की खेती करें। असिंचित गेहूं के लिए HDR 77, K 8027, C 306 या बिरसा गेहूं 3 लगाएं। जो किसान मक्का की कटाई कर चुके हैं वो भंडारण से पहले भुट्टा का छिलका निकालकर धूप में सुखाएं। तो चलिए किसान भाइयों, IMD पुणे से जो जानकारी हमें मिलती है वो जानकारी छोटी जानकारी होती है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी होती है और इस जानकारी को हम अपने खेती बाड़ी के में उसको अमल करें, उस पर अमल करें और जीवन में भी उस पर अमल करने की आवश्यकता है। और अब हमें लगता है कि हम हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है झुमकी बहन, तो फटाफट हम अपने किसान भाइयों को अपना पता बता दें। बिल्कुल, देखिए ना, कागज कलम लेकर बैठे हुए हैं हमारा पता लिखने के लिए। फटाफट लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।